Hello students, very good morning. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamahan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly to your home. So hello students, in this video of 12th Standard Business Studies, we were continuing our chapter of organizing. ऑर्गेनाइजिंग में अब तक हम पढ़ चुके हैं व्हाट एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजिंग इज एंड उसके अलावा हमने उसमें जो कौन स्टडी किए हैं और हमने स्टडी किए हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. इन द प्रीवियस वीडियो आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, एक बार रिकॉल करा दूं. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पांसिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट लेवल्स. As we guys already know, in an organization the work is divided on certain basis and that work must be identified and divided is under the process of organizing. जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या काम किस तरीके से होना है, उस काम को करने वाला कौन है और उस काम को करने के लिए कितनी अथॉरिटी एंड कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑफिशियल को रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होती हैं. अब ऑर्गेनाइजिंग जब हमने स्टडी किया था तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में जो पहला हमारा पार्ट था वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी. यानी कि वॉट एवर द एक्टिविटी दैट वील हैव टू अंडरगो इन द बिजनेस, सबसे पहले हम उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑफ दैट एक्टिविटी वी ग्रुप दैट एक्टिविटी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर we will try to learn how to group up particular activity. Suppose you are the manager and मैं आपको बोलूं कि आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कैटेगराइज करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी को क्या करना है, डिवाइड करना है. तो वो आप किस तरीके से उसे ग्रुप करेंगे ये हम आज जानेंगे. ठीक है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का डिफाइन मैं एक बार यहाँ पे और लिख देता हूँ. Network of job positions, responsibilities and authorities at different levels. ठीक है, तो हमने इस तरीके से डिफाइन किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को. एंड इफ आई एम गोइंग टू क्लासिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आई कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन फर्दर टू टाइप्स. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टू टाइप्स की बात करूं तो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल एंड डिविजनल. अब मैंने बिगिनिंग में फंक्शनल डिवीजन को एक बार एलैबोरेट किया था. ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं फंक्शनल क्या है. फंक्शनल स्ट्रक्चर आर द स्ट्रक्चर वेयर जॉब्स आर ग्रुप्ड. फंक्शनल में क्या होता है, वेयर जॉब्स आर ग्रुप्ड keeping in mind of its function. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से हमारा मतलब यह है कि इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या व्हेन वी डज ऑर्गेनाइजिंग ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग, then in this kind of functional organizational structure jobs are grouped keeping in mind of its function. अब मतलब क्या है, अब सपोज कीजिए कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, हमारा कोई फर्म है और ये क्या है, हमारी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है. अब जैसा कि किसी भी फर्म के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसके सर्टेन डिपार्टमेंट होते हैं. डिपार्टमेंट बना दूं मैं, XYZ के लिए हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, सो ऑन। इस तरह के डिपार्टमेंट जो हैं वो हमारे होते हैं हर बिजनेस के अंदर। तो मैं एज अ ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर आई विल डिसाइड विच एक्टिविटी आई हैव टू ग्रुप अंडर द प्रोडक्शन। अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल है, इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो मैं इसका ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन के अंडर में करूंगा। कोई सेल्स है, परचेजिंग है, तो उसकी सारी एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर करूंगा। और अगर कहीं मार्केटिंग के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है, इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी अगर काम है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर करूंगा। एंड अगर ह्यूमन रिसोर्सेज की हायरिंग एंड फायरिंग का काम है सो दैट विल बी अंडर द एचआर डिपार्टमेंट। सो अल्टीमेटली ग्रुपिंग की बात करूं, जॉब्स आर इन फंक्शनल डिपार्टमेंट, जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड ऑफ इट्स फंक्शन। यानी कि ये उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होता है जो केवल एक तरह के प्रोडक्ट में डीलिंग करती है, यूनिक प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो यूनिक प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के केस में काम करती है, ठीक है। तो अगर आपकी फर्म एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही थी और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जितनी भी एक्टिविटी थी वो हम एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ देयर फंक्शन हम कैटेगराइज कर रहे थे, सो दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वी टर्म्ड एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान देंगे, इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड ऑफ इट्स फंक्शन। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर जॉब्स को ग्रुप्ड करने की जरूरत क्या है? इसके लिए हमें रिकॉल करना पड़ेगा व्हेन आई स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जब मैंने ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहला टर्म में क्या बोला था? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। यानी कि सबसे पहला काम आपने जॉब को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी जॉब क्या है, ठीक है। और सपोज करो आपकी जॉब है कंपनी की सेल्स को बढ़ाना, आपकी जॉब है कस्टमर की कंप्लेन आई है कि भैया आपके प्रोडक्ट में वो स्वाद नहीं आ रहा है, वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि आप एज अ मैनेजर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमारे प्रोडक्ट का स्वाद, टेस्ट पहले जैसा नहीं है, ठीक है। आपको नया एडवर्टीजमेंट बनाना है तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में उस एक्टिविटी को डाल देंगे। आपको एम्प्लॉयज की हायरिंग करनी है, आप उस एक्टिविटी को एचआर डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो ये सारी चीजें एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता। और आपको जरा मैं याद करा दूं, फेयोल का एक प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क। तो हम सब साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ही चल रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ वर्क के अंडर ही ये सारे काम हो रहे हैं। वर्क को उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मैं एक बात बोलूं कि मैं क्वालिटी कंट्रोल का काम एचआर वाले को दे दूं, एचआर वाले का काम मैं प्रोडक्शन में डाल दूं, सेल्स का मार्केटिंग में दे दूं, मार्केटिंग में सेल्स में दे दूं, तो हाउ वुड दैट बी पॉसिबल? क्यों? बिकॉज हम जानते हैं कि करंटली नाउडेज मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज द प्रोफेशन एंड every manager shows from what side of specialization he has. तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मेंटेन करने के लिए और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग की जरूरत पड़ती है। और इस तरह की ऑर्गेनाइजिंग को हम बोलते हैं क्या? फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ये था आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजिंग। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, डिविजनल ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मल्टी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रही हैं उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम में आते हैं, ठीक है। कैसे? वेयर जॉब्स आर ग्रुप्ड keeping in mind of as per department of
इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल प्रोडक्ट। देखिए फंक्शनल में हम क्या कर रहे थे, हम फंक्शनल में क्या कर रहे थे, फंक्शनल में हम एक ही तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे थे एंड वहां पे उस जॉब को उसी की जो डिपार्टमेंटल वाइज उसी के फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे जो जॉब का जो डिवाइडेशन कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो हम उसके डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं। यानी डिवीजन टर्म का मतलब होता है वेयर जॉब्स आर ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड एज पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल देखिए, टाटा ग्रुप है, ठीक है। अब टाटा ग्रुप का क्या है, टाटा ग्रुप एक नमक के पैकेट से लेकर के बस तक सारे प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। लेकिन क्या नमक में जो मैनेजमेंट चलता है वो बस में चल सकता है क्या? टाटा नमक का ऑर्गेनाइजिंग अपनी जगह अलग है, टाटा की बसेस का ऑर्गेनाइजिंग अपनी जगह अलग है, टाटा के ऑटोमोबाइल का ऑर्गेनाइजिंग अपनी जगह अलग है, टाटा के ताज होटल की ऑर्गेनाइजिंग अपनी जगह अलग है, ठीक है। इससे क्या होता है, एक मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने में बहुत ज्यादा ईज रहती है इन सच काइंड ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So in this video of organizational structure, we said about what is organizational structure and we differentiated the organizational structure in functional and division. Functional are mostly used for uniproduct organization and divisional are used for multi-product organization. In functional organizing, jobs are grouped keeping in mind of its function and divisional organization, jobs are grouped keeping in mind as per department of individual product. ठीक है। जैसे कि टाटा का एक पर्टिकुलर जो मैनेजमेंट है उसमें टाटा के सॉल्ट के लिए मैनेजमेंट अलग है, टी के लिए मैनेजमेंट अलग है, तो हमने हर एक्टिविटी को उस प्रोडक्ट के वाइज ही ग्रुप किया है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक मैनेजमेंट, एक दूसरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए दूसरा मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं एंड क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be studying about merit, demerit and functions and requirement of these functional and divisional organizational structure. Hello students, in further part of the video we learned about what exactly organizational structure was and the type of organizational structure. Organizational structure provides a framework which enables the enterprise to coordinate the responsibilities of individual and department। यानी कि किस तरह से किस एक्टिविटी को किस पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप करना है, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ organization structure. And if we'll be talking about type of organizational structure, that also we have covered in the further part of the video, in the previous part of the video, ठीक है। The type of organizational structure we can divide in functional structure and divisional structure. So let's move to individual study of functional structure and divisional structure. So what exactly functional structure is? फंक्शनल स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर व्हेन एनी एक्टिविटी इज ग्रुप्ड इन कीपिंग माइंड द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, ठीक है। जो वीडियो का प्रीवियस पार्ट था उसमें आपने देखा था किस तरह से हम यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को, किसी पर्सन को या किसी रिसोर्स को ग्रुप करते हैं उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसे कि मार्केटिंग फंक्शन है, फाइनेंस फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, परचेज फंक्शन है। हमको पता है कि कौन सी एक्टिविटी मार्केटिंग में ग्रुप करनी है, कौन सी फाइनेंस में करनी है, कौन सी परचेज में करनी है एंड कौन सी प्रोडक्शन में करनी है। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कि एमडी। इस वजह से ये जो आपका ओवरऑल डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एमडी इज क्लासिफाइंग द एक्टिविटीज इन फर्दर फंक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक्टिविटी ग्रुप की जाती है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या? फंक्शनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनाइजिंग द एंटायर वर्क टू बी डन इनटू फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। अब फंक्शनल डिपार्टमेंट्स क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको वीडियो के प्रीवियस पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल टेक इन एनी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज वर्क ऑफ प्रोडक्शन, देयर इज वर्क ऑफ मार्केटिंग, देयर इज वर्क
of research and development, and activities are grouped by keeping in mind of each and every function. All identical works are placed together under one functional head. Example that I have already given: production, marketing, finance, and purchase, and that particular activity is grouped keeping in mind the function of that एक्टिविटी. ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हाउ डिपार्टमेंट हेड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग ओनली. सो मैनेजिंग डायरेक्टर विल कीप देम इन द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. आगे देखते हैं. सबसे पहला जो वर्क था, उसके बाद सबसे पहला जो वर्क था कि हम जो फंक्शंस को ग्रुप कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बेसिस पे. हर फंक्शन अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जाता है. और अगर मैं सूटेबिलिटी की बात करूं तो ये सूटेबिलिटी होती है किसकी, जब एक तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं. और ये इस तरह का फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो यूजुअली एक ही तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ठीक है. बिकॉज व्हेन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, just a minute, let me grab stylus. When size of organization is large, operation require a high degree of specialization. ऐसा क्यों जाता है? जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक ही तरह के प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो उस केस में मार्केट स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन बनाने के लिए वी नीड स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स, एंड दैट इज व्हाई दे टेंड टू अडॉप्ट व्हाट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सो द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज द स्पेशलाइजेशन. Promotes control. Second is promotes control and coordination. Third one is improves employee training. Fourth is cost effective, and is equal importance to all departments. And this whole of the advantages we can learn just with the help of a simple short trick, and that short trick is SPICE. ठीक है. स्पाइस आप याद रखिए. स्पाइस में S स्टैंड्स फॉर स्पेशलाइजेशन इन वर्क, B स्टैंड्स फॉर प्रमोटिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, I स्टैंड्स फॉर इम्प्रूविंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग, C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इफेक्टिव, एंड E स्टैंड्स फॉर इक्वल इम्पोर्टेंस टू all departments. So let's see all the advantages one by one. Occupational specialization. अब as you guys already know, in a particular division, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. अब हमारे पास एग्जांपल था मारुति सुजुकी का. हम मारुति सुजुकी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इन दैट पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ओनली मार्केटिंग प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट. ठीक है. तो इससे क्या होगा, जब हम एक फंक्शन में किसी एक्टिविटी को ग्रुप करते हैं तो वहां पे एवरी एम्प्लॉय परफॉर्म द सिमिलर टास्क. ठीक है. विद इन अ डिपार्टमेंट एंड आर, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में वो वर्क है, यानी मैंने किसी एम्प्लॉय को अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाला तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सारे के सारे एम्प्लॉय मार्केटिंग की एक्टिविटी में इंडल्ज हैं. ठीक है. एंड व्हेन ऑल द एक्टिविटीज आर इंडल्ज, व्हेन ऑल द एम्प्लॉयज आर इंडल्ज इन सेम एक्टिविटी, ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग to perform similar tasks, then definitely they'll be able to get knowledge in a specific field, sales, production, etc. अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरह से आप जब ज्वाइन करते हैं. जैसे कि सपोज करो आपने मारुति सुजुकी में एज अ मार्केटिंग मैनेजर ज्वाइन किया. सबसे पहले तो आपको टॉप पे नहीं बिठाया जाएगा. ठीक है. आपने मार्केटिंग मैनेजर डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, सबसे पहले आपको जूनियर मैनेजर बनाया गया. आपके काम को देखते हुए आपको सीनियर मैनेजर बनाया गया. उसके बाद आपको धीरे धीरे आपकी पोस्ट उसी डिपार्टमेंट में बढ़ती रहेगी. अब उस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट क्यों बढ़ रही है? बिकॉज उस डिपार्टमेंट में हर कोई सिमिलर टास्क कर रहा है. एंड जब आप इस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो डेफिनेटली सीखने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ स्पेशलिस्ट इन सम पर्टिकुलर एरिया. सो दैट इज अ वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, दैट इट प्रोवाइड्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पॉइंट इज स्टैंड्स फॉर P. स्पाइस हमारी शॉर्ट फॉर्म थी. ठीक है. तो सेकेंड फॉर्म हमारा आया क्या? P.
P stands for promoting control and coordination. ठीक है, अब हमने पिछले वाले पॉइंट में जस्ट एग्जैक्ट यही स्टडी किया था कि किस तरह से इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द एक्टिविटीज आर ग्रुप कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस ऑफ दोस, और मैंने आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, तो जब एक ही डिपार्टमेंट में चीज़ें होंगी, व्हेन एनी एक्टिविटी इज गोइंग टू टेक प्लेस विद इन अ डिपार्टमेंट, सो बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन द टास्क ऑल द एम्प्लॉयज ऑल द रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स टू परफॉर्म अ सेम टास्क। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी रिसोर्सेज लग रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, इससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। जब आप सबको मिलके एक ही वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो आप सब कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इम्प्रूव्स एम्प्लॉय ट्रेनिंग। देखिए, हम सब एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जो एग्जांपल था मेरा उसमें सारे एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो फोकस है, ठीक है, आपका इस केस में आपका फोकस जो है वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे कंसंट्रेट रहेगा। एंड व्हेन योर फोकस इज कंसंट्रेटेड ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, देन डेफिनेटली योर स्किल्स विल बी इन लिमिटेड रेंज। ठीक है, लिमिटेड रेंज का मतलब यहाँ पे है कि आप स्पेसिफिक स्किल्स पे काम करेंगे। यानी आप अगर मार्केटिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग स्किल्स पे ही काम करेंगे, आप प्रोडक्शन स्किल पे नहीं काम करेंगे। ठीक है, तो जब एक ही जब फंक्शनल हम ग्रुपिंग करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर को जब हम फॉलो करते हैं, तो उस केस में एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय विल हैव टू undergo the same department in which they are working। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होता है, कॉस्ट इफेक्टिव ये इस वजह से होता है when activities are grouped by keeping in mind the function of those, तो उस केस में हर एक्टिविटी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। अब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का क्या मतलब है, यानी कि सपोज कीजिए ऐसा कभी नहीं होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर ले और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर ले। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑलरेडी सिंस द बिगिनिंग यू आर क्लासिफाइंग द एक्टिविटी एज पर देयर फंक्शन। आपको लगा ये बंदा आपका मार्केटिंग के लिए ठीक है, तो आपने ऑलरेडी उसको ग्रुप किया किसमें, मार्केटिंग में। उसके बाद आपको लगा ये बंदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ठीक है, उसकी हायरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हो रही है, तो आप उसको उसी के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। एंड डेफिनेटली जब आप ऑलरेडी पहले से ही आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो देयर वुड बी any duplication of effort, and whatever the activity that you are undergoing with, those will be cost effective. And it is one of the major important that you will have to take care in the business, because your product must not only be profitable, it must be cost effective, it must be productive for you, and that's exactly the meaning of term efficient। ठीक है, स्पाइस में हमारा लास्ट टर्म है इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल डिपार्टमेंट। जब हम फंक्शनल डिवीज़न करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर को जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है, तो वहाँ पे वो अपने हर डिपार्टमेंट पे इक्वल कंसंट्रेट करता है। बिकॉज अगर इक्वल कंसंट्रेट नहीं किया जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका बिजनेस जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आपका सपोज करो आपके बिजनेस का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इक्वल टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इक्वल टू प्रोडक्शन। तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मेंटेन हो जाता है क्यों, बिकॉज आप उसी की रिक्वायरमेंट डालते हैं। अब आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपको बंदे चाहिए, तो आप हायरिंग मैनेजमेंट आप मार्केटिंग में तो बिल्कुल नहीं डालेंगे। आपको प्रोडक्शन के लिए बंदे चाहिए, सप्लाई चेन के लिए बंदे चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसकी नीड जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या मार्केटिंग में नहीं डालेंगे। तो जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, आप एक्टिविटी को ऑलरेडी आपको पता है कि मुझे रिसोर्स कहाँ क्लासीफाई करना है, मुझे नीड क्या है, तो आप केवल और केवल पिकी हो जाते हैं। आप उन्हीं रिसोर्स को पिक करते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सो दैट इज व्हाई इफ वी फॉलो द फंक्शनल स्ट्रक्चर, देन equal importance is given to all departments to the business. So these were few of the major advantages of
फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब जैसा कि हम जानते हैं एडवांटेजेस के बारे में, एज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। जैसे इनके एडवांटेज होते हैं वैसे ही इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज हम कैसे याद करेंगे? फॉर द डिसएडवांटेज आई एम गोइंग टू टेल यू अ शॉर्ट ट्रिक दैट इज फ्लिप, ठीक है। फ्लिप स्टैंड्स फॉर एफ फंक्शनल एम्पायर्स, एल लिमिटेड ग्रोथ, आई इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स एंड पी प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब फंक्शनल एम्पायर्स क्या है? फंक्शनल एम्पायर्स का मतलब ये है कि कभी कभी जब हम फंक्शनली एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं, यानी ओवरऑल एंटरप्राइज को इम्पोर्टेंस जो है वो कम मिल पाता है। हम केवल और केवल क्या है, फंक्शनल डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंस देते रह जाते हैं, यानी टॉप लेवल जो है वो फंक्शनल डिपार्टमेंट को इम्पोर्टेंस देते रह जाते हैं। और इस सिचुएशन ऑफ केओस में प्रॉब्लम कहाँ होती है कि एंटरप्राइज के जो आपके इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देन द ऑब्जेक्टिव्स फॉलो बाय अ फंक्शनल हेड, सो लेस इंपॉर्टेंस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये एक प्रॉब्लम देखने मिलती है आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। कभी कभी इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव जो है इग्नोर कर दिए जाते हैं, केवल फंक्शनल स्ट्रक्चर्स पे ही ध्यान दिया जाता है। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है इसका, दैट इज लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। अब लिमिटेड ग्रोथ का मतलब है जब आप एम्प्लॉयज़ को केवल और केवल एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली ही विल बी स्पेशलाइज्ड ओनली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो उस केस में क्या हो जाएगा, दे डोंट गेट ट्रेन फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस, ठीक है, बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरिया। एक टॉप लेवल मैनेजर होता है ना, ही इज लाइक वन मैन आर्मी, उसको आप मैनेजमेंट की भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी इंफॉर्मेशन होती है, उसको प्रोडक्शन की भी इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर हम एक्टिविटीज़ को इस तरह से ग्रुप करते हैं कि दोज आर ग्रुप ओनली इन कीपिंग इन माइंड द फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो उस सिचुएशन में हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। एंड वो प्रॉब्लम क्या है कि ग्रोथ जो है हमारी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर हमारे जो एम्प्लॉई हैं वो हमारे मल्टीटास्कर होंगे तो उस केस में हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ज़्यादा होगी, बट स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज़ के होने से ग्रोथ जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत लिमिटेड होती है। थर्ड वन इज फ्लिप एफ, हमने एफ से देखा क्या, फंक्शनल एम्पायर्स, एल से देखा लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। पी से इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई थी वो क्या थी, शॉर्ट फॉर्म थी आपकी F stands for functional empire, L stands for limited growth and I stands for interdepartmental conflicts. अब interdepartmental conflicts क्या है? When in any of the business organization more than one or two organizations are working, more than two functional departments are working, then the condition of conflict can be risen, ठीक है। उस केस में आपकी कन्फ्लिक्ट कभी कभी हो जाते हैं। कैसे? मार्केटिंग डिपार्टमेंट की डिमांड्स अपनी अलग हो सकती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की मांग अलग हो सकती हैं, ठीक है। और हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने आप को बेटर दिखाने के लिए काम करते हैं। बिजनेस में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि टॉप लेवल ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, और उस सिचुएशन में क्या है, हर डिपार्टमेंट अपने आप के बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, और वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्या होता है, वो पीछे छूट जाते हैं, ठीक है। तो इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स कैन अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट सेम, यानी मार्केटिंग का जो इंटरेस्ट है वो अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इंटरेस्ट अलग है, प्रोडक्शन का इंटरेस्ट अलग है, यानी हर कोई अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करने लग जाता है, लेकिन इस बीच में इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव पीछे छूट जाता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी का टर्म मतलब क्या है, तो देखिए जब तक ठीक चल रहा है तब तक ठीक चल रहा है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है,
functional head are responsible for a particular function, and if some things go wrong it become very difficult to fix responsibility. यानी अकाउंटेबिलिटी शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर डिपार्टमेंट केवल और केवल अपने लिए काम कर रहा है. अब सपोज कीजिए कोई बिजनेस है आपका XYZ प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, वहाँ पे सेल्स डाउन जा रही हैं. ठीक है, तो वहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, मार्केटिंग वाले प्रोडक्शन पे ब्लेम करेंगे, प्रोडक्शन वाले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ब्लेम करेंगे, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले मार्केटिंग पे ब्लेम करेंगे. तो वहाँ पे जो कंडीशन का क्लियर होना, क्रिस्टल क्लियर एनवायरनमेंट का होना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. क्यों? बिकॉज वहाँ पे क्लियर नहीं है कि जो हमारा जो पर्टिकुलर एक आउटकम निकल के आ रहा है, जो लॉस निकल के आ रहा है, वो किस पर्टिकुलर फंक्शन के सही से काम नहीं करने की वजह से निकल के आ रहा है. तो एक और प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की है यहाँ पे इन फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो हमने जो डिसएडवांटेजेस पढ़े, फर्स्ट था फंक्शनल एम्पायर, सेकंड वन इज लिमिटेड ग्रोथ एंड इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, थर्ड वन, एंड लास्ट इज प्रॉब्लम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो FLIP इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बताई. क्या? F stands for functional empires, L for limited growth, I for interdepartmental conflicts, and P stands for problem of responsibility. ठीक है, तो ये था आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. सेकेंड टाइप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डिविजनल स्ट्रक्चर. अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर वेयर द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट. मैंने आपको पहले बताया था, जो आपका प्रीवियस पार्ट ऑफ वीडियो है उसमें ये चीज़ क्लियरली डिफाइन की गई थी कि जो आपका डिविजनल स्ट्रक्चर्स हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करते हैं. डिविजनल स्ट्रक्चर्स आपका केवल और केवल उन ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट हो सकता है जो कि आपके मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. और इसके लिए एग्जाम्पल दैट आई गेव वॉज टाटा. ठीक है, अब सपोज कीजिए टाटा का MD है. ठीक है, टाटा या कोई भी कंपनी ले लीजिए, टाटा का MD है. तो टाटा के टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर कोई एक्टिविटी ग्रुप करनी होगी, यहाँ पे एक्टिविटीज ग्रुप होती हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. टाटा के होटल्स भी हैं, टाटा के फूड प्रोडक्ट भी हैं, टाटा के गारमेंट्स भी आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी ग्रुप करेंगे. जो एक्टिविटी आपको आएगी, आपको होटल में डालनी है तो होटल वाले क्राइटेरिया में डालेंगे, आपको फूड प्रोडक्ट में डालने हैं तो वो फूड प्रोडक्ट में जाएगा, नहीं आपको गारमेंट में डालना है तो वो गारमेंट में जाएगा. तो इन डिविजनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप कीपिंग इन माइंड द डिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ऑफ और द पर्टिकुलर प्रोडक्ट. और दिस divisional structure are suitable for such kind of organization which produces more than one product. ठीक है, सो डिफाइन कैसे करेंगे इसे? डिफाइन ऐसे करेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर comprises of separate business units or division. Each unit has a divisional manager responsible for performance and who has authority over the unit. यानी टाटा ग्रुप का होलसेल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो फॉर एन एग्जांपल रतन टाटा है. ठीक है, उसके बाद हर प्रोडक्ट के लिए एक डिविजनल हेड उन्होंने ग्रुप किया हुआ है. यानी टाटा होटल्स का एक अलग डिविजनल हेड है, टाटा फूड प्रोडक्ट्स का अलग डिवीजनल हेड है, टाटा ऑटोमोबाइल्स का अलग डिवीजन हेड है. तो इस तरह से एक्टिविटी आपकी डिविजनल स्ट्रक्चर्स में ग्रुप की जाती हैं. अब सूटेबिलिटी मैंने आपको बताई किसके लिए? फॉर मल्टीप्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे एक डिवीजन हेड का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. ठीक है, किस तरह से डिवीजन हेड अगर होटल का है तो वो केवल और केवल होटल्स की एक्टिविटीज के रिस्पॉन्सिबल है. ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर प्रोडक्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये आपका होता है डिविजनल स्ट्रक्चर. सूटेबिलिटी मैंने आपको बता दी, जहाँ पे आपके पास लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट. जो मेजर पॉइंट जो यहाँ पे याद रखने वाला है, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि मल्टी प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है ITC का. देखिए ITC कितनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है. आशीर्वाद आटा, सनफिश बिस्किट, ठीक है, मिंटो कैंडी, कैंडीमैन, बिंगो, विल्स सिगरेट, जॉन प्लेयर्स टी शर्ट, मिस प्लेयर्स,
फियामा डेविल्स, विवेल, सुपीरिया, यानी एक आईटीसी के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आईटीसी क्या करता है, आईटीसी का एक हेड होगा, उस हेड के बाद आईटीसी ने अपने डिविजनल हेड बना रखे होंगे। देखिए सपोज करो बिंगो का हेड कोई होगा, फियामा डेविल का हेड कोई और होगा, विल्स का हेड कोई और होगा। तो इस तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो काम करता है। अब एडवांटेजेस की बात करूं तो एडवांटेज क्या क्या हैं आपके डिविजनल स्ट्रक्चर के। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता दूं जिससे कि आप डिविजनल स्ट्रक्चर के सारे एडवांटेजेस को एक बार में याद रख सकते हैं। सो उसके लिए जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे दैट इज राइज। अब राइज कैसे, राइज ऐसे कि R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग, R stands for responsibility fixing, I stands for initiative and flexibility promotes, S for specialization and E for expansion and growth। तो एक बार इंडिविजुअली स्टडी कर लेते हैं हम each of the advantages। तो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं, व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप कीपिंग इन माइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब आप क्या करते हैं, जब आप एक्टिविटी को ग्रुप करते हैं उनके डिवीजन के अकॉर्डिंग यानी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे यू आर फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी। अब सपोज करो मैंने आपको टाटा का एग्जांपल दिया, ये आपका टाटा ग्रुप है। टाटा आपका क्या है, फूड प्रोडक्ट्स ही बनाता है, टाटा ऑटोमोबाइल बनाता है, ठीक है, और टाटा का और क्या आता है, टाटा के होटल्स भी हैं। तो एक मिस्टर एक्स को टाटा ने अपॉइंट किया, ये कौन है आपके, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने टाटा को अपॉइंट किया, उनका काम केवल और केवल टाटा के फूड बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी लेना है, ठीक है। टाटा ने ऑटोमोबाइल के लिए एक अलग हेड मिस्टर वाई को अपॉइंट किया, उनका काम केवल और केवल टाटा ऑटोमोबाइल्स के लिए की अकाउंटेबिलिटी लेना है। ऐसे ही एक और पर्सन को अपॉइंट कर लो तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किस तरह से उस पर्सन का काम टाटा होटल्स ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी लेना है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाती है तो वहाँ पे बिजनेस में कन्फ्लिक्ट होने के सिचुएशन जो है वो नहीं होते। और जैसा कि आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी थी कि कौन किस पे ब्लेम कर रहा है, कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो इन this kind of organizational structure, divisional heads are accountable for profits and losses, revenue and cost, and they are related to different department can be easily identified, and उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है बिकॉज हमने उस पर्सन को केवल उस डिवीज़न में डाला है एंड वो केवल और केवल उस डिवीज़न के लिए ही काम करेगा। यानी टाटा होटल के लिए काम करने वाला टाटा के फूड प्रोडक्ट्स के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। अब इस टर्म का क्या मतलब है, देखिए बिजनेस ईच डिवीज़न फंक्शन एज अ इंडिपेंडेंट यूनिट विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। मैं आपको टाटा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ बिगनिंग से, ठीक है। यहाँ पे आईटीसी का एग्जाम्पल भी था। अब टाटा के होटल्स एक अलग डिवीज़न है, टाटा की फूड प्रोडक्ट अलग डिवीज़न है, टाटा की ऑटोमोबाइल अलग डिवीज़न है। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और जब इनके पास फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, ऊपर से जब इनके टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फास्टर होती है, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम भी यहाँ पे नहीं होती। इसके बाद जो है वो है आपका प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखिए प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कैसे, यानी कि आपने क्या किया, जो कंपनी का हेड था, कंपनी के हेड ने एक्टिविटी को, ये आपके टाटा हैं, ठीक है, और कंपनी के हेड ने क्या किया, ऑलरेडी एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर दिया उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो आपको पता है कि मैंने पर्टिकुलर एक्टिविटी ग्रुप की है, उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे, डिवीजन बेसिस पे मैंने उस एक्टिविटी ग्रुप किया है। तो वहाँ पे क्या है, इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्किल इन अ डिविजनल हेड एंड द प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशन। यानी कि जब आप एक डिवीज़न में जा रहे हैं, यानी आप
एक पर्टिकुलर फंक्शन में ना काम करके पूरे डिवीज़न के लिए काम करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं, तो वहाँ पे आप हायर पोजीशंस के लिए रेडी होते हैं और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो फ्री हो जाता है, ठीक है। उसको अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती एंड दे कैन रेस्ट, ठीक है, नॉट टेक्निकली रेस्ट बट इट इज़ काइंड ऑफ एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर था, फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो ग्रोथ थी वो स्लो हो रही थी, लेकिन इसका जो बेनिफिट ये है कि यहाँ पे एक्सपेंशन एंड ग्रोथ दोनों ही फास्ट होती हैं। आप टाटा ग्रुप के केस में देख सकते हैं, बिकॉज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर में सारे काम करते हैं तो उसके लिए आपको नए डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको नए फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक टास्क है। लेकिन जब हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे आप इजीली न्यू डिविजन्स को ऐड कर सकते हैं, यानी नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एंड वहाँ पे आपके एग्जिस्टिंग ऑपरेशन भी इम्पैक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। अब जैसे हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े, जल्दी से देख लेते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस भी। डिसएडवांटेजेस को कैसे याद करेंगे? डिसएडवांटेजेस को लर्न करने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज कैड, ठीक है। कैड क्या है? कैड इज सी स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट, ए एड इन कॉस्ट एंड डी डिफिकल्टी इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, ठीक है। तो इंडिविजुअल स्टडी कर लेते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट में राइज अमंग डिफरेंट डिवीजन रिगार्डिंग अलोकेशन ऑफ फंड। देखिए, कितना भी आपका सेपरेट प्रोडक्शन हो, सेपरेट डिवीजन हो, लेकिन जो आपका फंड आ रहा है वो आपका एक ही ग्रुप से आ रहा है, ठीक है। अब सपोज करो एक प्रोडक्ट जो है वो लॉस में जा रहा है, एक प्रोडक्ट प्रॉफिट में जा रहा है, तो वहाँ पे डिफरेंट डिवीजन में कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, ठीक है। ये एक सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो, क्यों? अलोकेशन ऑफ फंड, कि द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो सकती है। अब एड इन कॉस्ट क्या है? एड इन कॉस्ट क्या है? देखिए, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन से काम नहीं होता, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन से काम नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो है वो डिवीजन बेसिस पे वर्क डिवाइड हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल है, बिकॉज जो आपका डिवीज़न है वो आपका फंक्शन बेसिस पे नहीं हुआ है, वो आपका क्या डिपार्टमेंट, वो आपका प्रोडक्ट बेसिस पे हुआ है। आपका जो अलोकेशन है वो आपका डिवीजन बेसिस पे हुआ है, फंक्शनल बेसिस पे नहीं हुआ। सो इट कैन लीड टू डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट्स एंड डिफिकल्टी इन एम्प्लॉय ट्रेनिंग ड्यू टू डाइवर्स प्रोडक्ट। देखिए, सीधी बात है, जो आपका डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो आपका किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है? फॉर डाइवर्स प्रोडक्ट, ठीक है, यानी जिन प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। अब इसी वजह से ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज आपने अभी उस पर्टिकुलर डिवीजन में उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए ट्रेन किया, लेकिन वो एम्प्लॉय कहाँ पहुँच गया? वो आपका प्रोडक्शन में पहुँच गया, तो उस केस में स्पेशलाइज होना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा क्या? हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल एंड डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसकी केस स्टडी, एंड केस स्टडी विल बी स्टडिंग ऑन बोर्ड। Hello student, in the previous part of the video we covered up organizational structure, what organizational structure is and the types of it. Two types of organizational structure we have already covered up in the previous part of the video, functional and divisional organizational structure. For to understand that better, I am going to give you one practical application case study of that particular topic, organizational structure. Before going into the case study, I would like to tell you something about case study that I repeat in every case study, because I think that is quite important for you guys, because every time when I talk to a student, I get only single query, sir, how to solve the case studies in a way so our marks don't get deducted. And
My answer to them is that you will have to improve your communication skills for that, because ultimately no matter in what language we are conversing, we'll have to give answers in English, and that's the mandatory thing. And if you guys are not having a good communication skill, you should try to communicate in English, so you guys can come up with a very good understanding of this particular language. And one more step that you'll have to take care of, that you should go to every case study thoroughly twice at least, because that will enhance your understanding towards it. So let us start our case study of the topic organizational structure. So I am reading it, listen it very carefully word to word, and I also told you that in every case study there is a highlighted statement. So we'll also look for that highlighted statement for better understanding. So let us start. Vimal Cloth Limited was manufacturing only fabrics. ठीक है, अब only fabric पे मैंने अंडरलाइन क्यों किया? Because that is a single product that Vimal Cloth Limited is manufacturing, and will have to be highlighted on that, क्योंकि जब single product की बात आएगी तो single product के लिए आपका suitable organizational structure कौन सा होगा? वो होगा आपका functional organizational structure. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. After having great success in fabric business, the directors of Vimal Cloth Limited acquired 3 new manufacturing units and started selling multi-products in market. So अब हम क्या करेंगे? We'll underline this line. They started selling multi-products in market. So Vimal Cloth Manufacturing Limited has gone from single unit production to multi-product organization. ठीक है, यानी पहले वो मार्केट में एक तरह का प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, लेकिन अब वो मार्केट में मल्टी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है. ठीक है, इसके बाद देखते हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, सीमेंट्स एटसेट्रा. They decided that an individual who has capability of competence to handle responsibility would head each unit. और हर यूनिट का हेड कौन होगा? जो कि कॉम्पिटेंस होगा एंड जो उस पोस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होगा. ठीक है, द वैकेंट पोजीशन विल बी फिल्ड बाय विमेन ओनली, एंड उसके लिए शर्त क्या रखी कि दैट पोजीशन वुड बी फिल्ड बाय विमेन कैंडिडेट ओनली. सो आवर क्वेश्चन इज, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दिस काइंड ऑफ केस स्टडी कैन बी इन एग्जाम इन 3 मार्क्स और 4 मार्क्स. यह आपकी 3 से 4 मार्क्स की केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है. ठीक है, 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच, या 1.5 का भी क्राइटेरिया इस तरह की स्टडी में आपको देखने मिल सकता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू स्टेट, दैट इज स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विमल क्लॉथ लिमिटेड हैव फॉलोड एज अ प्रोड्यूसर ऑफ सिंगल प्रोडक्ट. देखिए हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया था, यानी कि देयर वाज अ टाइम व्हेन विमल क्लॉथ लिमिटेड was producing only single product, and मैंने आपको बताया था if any of the production unit is producing the single unit, then the organizational structure suitable to them would be functional organizational structure. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? functional organizational structure. ये आपका क्या हो गया? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा कि व्हाई फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर will be implemented to Vimal Cloth Limited when it was producing only one single product. ठीक है, ये एक्सप्लेन जरूर करेंगे आप उसकी सूटेबिलिटी के बेसिस पे, बिकॉज यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन जरूरी होता है. जब हम सिंगल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे किस तरह से डिपार्टमेंट फंक्शन वाइज बटे होते हैं. ठीक है, और किस तरह से आपका फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. सेकेंड पार्ट की बात करूँ, suggest which type of organizational structure director must adopt now and explain its advantage. यानी कि the Vimal Cloth Limited had shifted themselves to single product organization to multi product organization. Before they were producing only one single product, but now they are producing more than one product. They have converted themselves to multi product organization. So what kind of organizational structure they should adopt, you will have to tell along with its advantage. मैंने पहले बताया किस तरह से एनी ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इंडल्ज इन एक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंगल प्रोडक्ट, तो वहां पे जो आपका सुटेबल है दैट वुड बी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बट इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट दैट वुड बी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर.
क्यों? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ वहां पे बहुत मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? डिविजनल, एंड डिवीजन यहाँ पे क्यों हो रहा है, अपना रीजन देंगे। स्टडी इज ऑल अबाउट अप्लाइंग व्हाट यू हैव गॉन थ्रू व्हाइल स्टडीइंग द बुक, ठीक है। तो उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे अपना रीजन देंगे एंड इसके साथ एडवांटेजेस देंगे, 1 or 2 एडवांटेजेस would be more than enough, and your case study is solved. From this topic, you guys having any other query, you can contact me directly, you can call me, you can WhatsApp me, you can ask your query in comment section. So thank you students, have a very wonderful day, stay home, stay safe.